हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 तरलों की यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 6। और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के दो उदाहरण करेंगे। एक है उदाहरण नंबर 9.5 और दूसरा है 9.6। और ये जो आपके दोनों उदाहरण हैं वह पास्कल के नियम और द्रव चलित मशीन पर आधारित है। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वह सबसे पहले इसके पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखें, यानी लेक्चर नंबर 5 को जरूर देखें। उसमें हमने पास्कल के नियम और द्रव चलित मशीन के जो भी कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियों में बिना सुई के पानी भरा है और इन्हें पानी से भरी रबड़ नली से कसकर जोड़ दिया जाता है। छोटे तथा बड़े पिस्टन की व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है इसमें ए में, जब छोटे पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बड़े पिस्टन पे लगे बल का आकलन कीजिए। और इसका जो बी नंबर है वो है, यदि छोटे पिस्टन की 6 सेंटीमीटर अंदर धक्का दिया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितना बाहर चलेगा। ये है आपका क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि भिन्न अनुप्रस्थ वाली दो पिचकारियां, पिचकारी सब कोई देखे होंगे, उसमें क्या लगा होता है? पिस्टन लगा होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो आपका पिचकारी लेंगे जिसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह अलग अलग लेंगे। मान लीजिए हमने यहां पर एक छोटा सा पिचकारी लिया और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको A1 मान लिया, और यहां पे हमने बड़ा वाला लिया और इसकी जो अनुप्रस्थ काट है इसका A2 हमने मान लिया यहां तक। अब बोल रहा है कि इसमें पानी भरा है और इसको रबड़ के जो नली है उससे कस के जोड़ दिया गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए इधर से आप इस पिचकारी का जो पिस्टन है अगर आप पुश करें तो पानी इससे बाहर नहीं निकले। एक से अगर आप पुश करें तो पानी का पूरा जो आपका पानी है दूसरे वाले जो आपका पिचकारी है उसमें स्थानांतरित हो जाए, मतलब बाहर पानी आपको लीक नहीं करे। इसीलिए बोल रहा है कि रबड़ नली से कसकर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है छोटे तथा बड़े पिस्टन की जो व्यास है वह क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हमने लिया ये पिचकारी, पहला जो छोटा वाला है इसको नंबर 1 बोल दे और इसको आपका दूसरा पिचकारी बोल दे। तो इस पिचकारी में जो आपका पिस्टन लगा हुआ है इस पिस्टन का जो व्यास है वह 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और जो दूसरा वाला पिचकारी है इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है इस पिस्टन का जो व्यास है मान लो इसको D2 हम लोग मान ले, तो ये है 3 सेंटीमीटर का, 3 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर का। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। पिस्टन का व्यास जो है क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर करता हूं। अब इसका ए पार्ट, मतलब ए को हम लोग को सॉल्व करना है। पहले जब छोटे पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, मान लीजिए आपने ये जो आपका छोटा पिचकारी है या छोटा पिस्टन है इस पर जो बल लगा उसको हम F1 मान ले, तो इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये 10 न्यूटन है। पूछ रहा है कि जो बड़ा वाला पिचकारी है
जो बड़ा वाला पिचकारी है वह लगने वाला बल का आकलन कीजिए। मतलब इस पे जो बल लगा उसको हम लोग F2 बोल दे, तो F2 की वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, निकाले। अब इस पे बल कैसे लगेगा जरा इसको समझा जाए। मान लीजिए आपने छोटे वाले पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया, तो इस बल के कारण एक दाब उत्पन्न होगा। उस दाब को अगर हम लोग क्या बोल दे, P1, तो ये जो दाब है वो बिना परिमाण लॉस के सेकेंड वाले पिस्टन में स्थानांतरित हो जाएगा, संचरित हो जाएगा। क्योंकि यही तो बोला था पास्कल का नियम कि अगर आपका कहीं भी द्रव्य के किसी भी बिंदु पर अगर आप बल लगाते हैं, अगर आप दाब आरोपित करते हैं, तो वह दाब बिना परिमाण खोए, बिना परिमाण ह्रास के जो आपके द्रव्य हैं या फिर जो तरल हैं उसके प्रत्येक बिंदुओं पर सभी दिशाओं में एक समान संचरित हो जाता है। तो यहां पे जो आपका दाब बना, यही दाब आपका दूसरे पिस्टन पे लगेगा, बड़े वाले पर। मान लो इस पे जो दाब लगा उसको कितना बोल दिया, P2 बोल दिया। तो पास्कल के नियम से क्या हो जाएंगे, यहां पे लिखेंगे पास्कल के नियम से P1 बराबर P2, अब P1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बटा A1 बराबर F2 बटा A2। अब हम लोग को निकालना है F2 का मान, तो यहां पर अगर हम F2 लिखे तो ये हो जाएगा A2 बटा A1 गुना F1। ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव भी किया था। अब देखिएगा, अब हम लोग को सारा मान निकालना है। अब देखना, आपका क्षेत्रफल नहीं दिया, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह नहीं दिया है, तो व्यास दिया है। तो व्यास की मदद से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो अगर R1 हम लोग लिखेंगे तो R1 बराबर D1 बटा 2। दूसरा क्या हो जाएगा, और R2 बराबर D2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग A1 और A2 निकाल सकते हैं। तो F2 बराबर क्या हो गया, A2 का मतलब पाई R1 स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है, D1 बाई 2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और डिवाइडेड बाई A1। एक सेकेंड, ऊपर A2 है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर होगा, और R2 बराबर हो जाएगा D2 बाई 2। एक सेकेंड, ऊपर आपका A2 है तो पहले A2 लिखेंगे। चलिए अब सही है, पाई A1 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और R1 का मान है D1 बटा 2 का स्क्वायर गुना F1। F1 को हमने F1 रहने दिया। अब ये पाई से पाई कट गया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर बटा 4 गुना F1, और नीचे हो जाएगा D1 का स्क्वायर बटा 4। ये 4 से 4 भी कट जाएगा। अब आ गया यहां पर D2 बटा D1 का होल स्क्वायर गुना F1। लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से अगर हम लोग F2 लिखे तो D1 बराबर पहले D2 है। हम ऐसा करते हैं कि इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में रखेंगे अपने आप 10 की जो आपका, या फिर मीटर में भी बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 2, और नीचे भी 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसी टर्म में, 1 गुना 10 की D2 3 गुना 10 की पावर माइनस 2 अब बटा 1 गुना 10 की पावर माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर आइए हो जाएगा गुना 10। F1 का मान 10। अब ये पूरा से पूरा कट गया, अब ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 बराबर 90 न्यूटन। मतलब अगर आप छोटा वाला पिस्टन पे 10 न्यूटन का बल आरोपित किया तो बड़ा वाला जो पिस्टन है उस पर कितना का बल लगेगा, 90 न्यूटन का बल लगेगा। क्लियर। तो ये था इसका
1 नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ए। सबसे पहले आप पॉज करके इसको जरा नोट कीजिएगा, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। अब चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट को हम पार्ट की ओर चलते हैं, हम लोग हटा दें। चलिए अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखेंगे क्या है। बोला यदि छोटे पिस्टन की 6 सेंटीमीटर अंदर धाका दिया जाए, छोटे पिस्टन को बोलते हैं, को यहां पे लिखेंगे, को 6 सेंटीमीटर अंदर धाका दिया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितना बाहर चलेगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने छोटे पिस्टन को धक्का देके यहां से यहां ला दिया, ठीक है, मतलब ये कितना आपने धक्का दिया, मान लीजिए L1, L1 का मान यहां पे कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये धक्का देंगे तो यहां से जो जल की आयतन है वो क्या होगा, विस्थापित होगा। यहां पर जो जल है वह जल यहां से हटेगा और वहीं जो जल का आयतन है वहीं दूसरे वाले पिस्टन में चला जाएगा। तो जितना जल का आयतन यहां से हटा पहला वाले यानी छोटे वाला से, उतना ही जल का आयतन दूसरे वाला में जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो आयतन अगर आएगा तो इसको क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए उस आयतन के द्वारा जो आपका यहां पर ये पिस्टन आगे की ओर चला, उसको क्या मान लिया, L2 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, यहां पर B में जितना जल का आयतन पहले से निकला उतना ही जल का आयतन दूसरे में जाएगा, यानी A1 गुना L1 इज इक्वल टू A2 गुना L2 हो जाएगा। क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होता है, इसका भी क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन हो जाएगा। अब हम लोग को L2 निकालना है तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 L1 बटा A2। हम करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे पाई A1 तो D1 बाई 2 का स्क्वायर बटा पाई D2 बाई 2 का स्क्वायर गुना L1। सबको हम सेंटीमीटर में ही रहने दे रहे हैं, सेंटीमीटर में सारे वैल्यू को रखेंगे तो L2 की वैल्यू भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका L2 इज इक्वल टू D1, तो यहां पर लिखेंगे D1 स्क्वायर बटा 4 गुना L1, अब बटा में D2 स्क्वायर बटा 4, अब ये 4 से 4 कट गया, इसको भी अब ऐसे भी लिख सकते हैं D1 बटा D2 का होल स्क्वायर गुना L1, ठीक है। यानी कि अब यहां से L2 निकालेंगे तो D1, सबको हमने बोला सेंटीमीटर में रखेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा 3 का होल स्क्वायर गुना L1 का मान 6 है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बटा 9, क्योंकि ये 6 या 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 6 बटा 9 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 60, 9 छक 54, 6 चला जाएगा, देखो तो 6 चला जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको राउंड अप कर दिया जाए तो 0.67 ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने सभी वैल्यू किसमें रखा है, सेंटीमीटर में ही रखा है। तो अगर आपने छोटे पिस्टन को 6 सेंटीमीटर से अंदर की ओर धक्का देंगे तो जब बड़ा वाला पिस्टन है वह 0.67 सेंटीमीटर से बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका उदाहरण 9.6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उदाहरण 9.5 था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9.6 की ओर। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हो गया, बढ़े आगे, चलो।
हमारे पास एनसीईआरटी की नई वाली किताब है, तो ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के नई वाली किताब के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब इसमें 9.6 हम लोग उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण 9.6 एनसीईआरटी न्यू बुक का, यानी जो नई किताब है उसका ये लिखेंगे। एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, पर F1 बल संपीड़य वायु लगती है, वायु लगाती है, लगाती है। फुल स्टॉप। यह दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे पिस्टन पर संचरित होता है। अब इसके लिए चित्र बोल रहा है कि 9.6 वाला चित्र देखिए जो बुक का है। इसके बाद लगा यदि उठाई जाने वाली कार की संहति 1350 केजी हो तो F1 का आकलन कीजिए। इसी में है इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक दाब क्या है। और बोल रहा है कि आप जी का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर करना है। ऐसे तो ये है क्वेश्चन आपका उदाहरण 9.6। अब इसमें चित्र जो बोल रहा है वो आपके बुक का चित्र है जो कि द्रव चलित मशीन का है। तो क्या है पहले यहां पे एक चित्र आप समझिएगा। इसे यहां पर आपका कार रखा हुआ है, ऐसे और इसके अंदर कोई आदर्श तरल रहता है, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि यहां पर बाइक के द्वारा एक बल लग रहा है F1,
और जहां पर ये लग रहा है उसकी त्रिज्या दिया हुआ है R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और यहां पर जहां पे कार रखा हुआ है इसका जो त्रिज्या है वह दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 गुना 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। इसको R2 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए। अब बोल रहा है कि दाब इतना, ठीक है, यह दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे पिस्टन पे संचालित हो जाता है। यदि उठाई जाने वाली कार की संगति आपका 1350 केजी हो तो F1 का मतलब इस कार को उठाने के लिए आपको 1350 केजी का भार चाहिए, इतना केजी भार चाहिए। मतलब जो यहां से तरल इस पर बल लगाएगा, अगर इसको हम लोग F2 मान ले तो F2 का मान m इंटू जी, मतलब 1350 गुना 9.8 न्यूटन का चाहिए। यह है क्वेश्चन। तो बोलिए जो यहां पर F1 लग रहा है उस F1 का मान क्या होगा? ठीक है, दोनों का दिया हुआ है त्रिज्या R1 और R2 का मान। अब देखिएगा यहां पर जो F1 दाब बनाएगा वही दाब यहां पर जो कार रखा हुआ है वही दाब यहां पर संचरित होगा पास्कल के नियम से, है कि नहीं? तो अब यहां पे हम लोग लगा लेते हैं पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से इसके अंदर आपका आदर्श तरल है वो दबेगा नहीं, तो जितना दाब आप पहले पॉइंट पर आरोपित होगा उतना ही दाब दूसरे वाला जो बिंदु है उस पे संचरित हो जाएगा। तो यहां पहले वाले पर जो दाब बना, अगर उसको हम लोग P1 बोले, ये दाब F1 के कारण बना, तो यही दाब कहां पे चला जाएगा? बिना परिमाण ह्रास के दूसरे बिंदु पर जाके संचरित हो जाएगा। तो P1 बराबर P2 ले लेंगे पास्कल के नियम से। तो यहां पर F1 बटा A1 इज इक्वल टू F2 बटा A2 हो जाएगा। अब यहां से F1 अगर हमें निकालनी है, ये हो जाएगा A1 बटा A2 और गुना A1 बटा A2 गुना हो जाएगा F2। ठीक है, अब आइए यहां पर A1 का मतलब पाई इंटू R स्क्वायर। यहां पे सिलिंड्रिकल पिस्टन होता है, यानी कि जो यहां पर एरिया बनेगा वो वृत्ताकार होगा। तो ये हो जाएगा F1 बराबर पाई और R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बटा पाई इंटू R2 स्क्वायर गुना F2। ये पाई से पाई देखिए कट गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो जो यहां पर पिस्टन होता है वह बेलनाकार होता है, और बेलनाकार की जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट बनेगा वो कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। इसीलिए एरिया जो आप लगाएंगे वो पाई R1 स्क्वायर लगाएंगे। ये हो जाएगा A1 I2 के लिए पाई R2 स्क्वायर गुना F2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बटा R2 का होल स्क्वायर गुना F2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब R1 और R2 का मान रख दिया जाए तो F1 बराबर हो जाएगा, R1 का मान आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 15 गुना 10 की पावर माइनस 2। लेकिन इस पूरे का क्या करना है? स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा 1350 गुना 9.8। ठीक है, अब ये पूरा से पूरा कट गया, 5 तिहाई 3 मरतबे कट गया, 3 तिहाई 9 हो गया। मतलब अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1350 बटा 9 गुना 9.8। और जब इसको हम लोग कटाते हैं तो ये आता है 1.088 करके। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1469 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके आगे होगा, मतलब इसको आप लगभग 1470, इससे आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470 न्यूटन के आसपास आएगा इसका आंसर, लगभग
1470 मतलब 1350 में गुना करेंगे 1.088 से तो इतना आएगा, और आप फोर्स निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स निकल गया। अब इसके आगे भी पूछ रहा है कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक दाब क्या होगा। मतलब आपने F1 तो निकाल लिया कि मतलब F1 की वैल्यू 1470 न्यूटन होगा, तब जाके ये जो कार है ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा, यानी कि उत्पादक होगा, ऊपर की ओर उठेगा। अब इस फोर्स के आधार पर आपको दाब का भी आकलन करना है, दाब का भी मान निकालना है। यानी कि अगर F1 का मान निकल गया तो आप आसानी से P1 का भी मान निकाल सकते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बटा A1। तो दाब का भी मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको पॉज करके आप जरा नोट कीजिएगा, फिर हम लोग इसकी दाब को निकालते हैं। हो गया, ठीक है। आइए अब इसकी दाब को निकाला जाए। चलिए, तो P1 बराबर क्या होगा, यहां से देखिए P1 बराबर इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका F1 बटा A1। और F का मान क्या आया था हम लोग का, 1470 आया था। अब बटा ये आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1470 बटा में 3.14, 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि R1 का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1470, अब बटा में 3 दशमलव इतना गुना ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। अब 10 की पावर माइनस 4 के ऊपर ले जाएंगे 5, यहाँ पे पहले से एक जीरो है तो ऊपर लिख दीजिए आपका 147, अब गुना हो जाएगा 10 की पावर 5, ये नीचे वाला भी चला गया ऊपर, 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 4, यहाँ पे पहले से एक जीरो है तो 10 की पावर ये हो जाएगा प्लस 5, ये अब बस 147। जब इसको आप 25 से इसमें गुना करके देखेंगे तो शायद 78.5 आएगा। ठीक है, और इसको आप काट के देखिए तो 1.87 समथिंग आएगा, लगभग 1.9 आएगा, लगभग गुना 10 की पावर 5। और आप निकाल क्या रहे हैं, दाब निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दाब आ जाएगा, सॉरी एसआई मात्रक पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, उदाहरण 9.5 और 9.6। क्लियर, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।